गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चक्रीय ग्रुप के बारे में पढ़ा था। चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। चक्रीय ग्रुप के बारे में उसके एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एग्जाम्पल से हमने डेफिनेशन को समझ लिया था। उसके बाद चक्रीय ग्रुप में जनकों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उससे हमने जनकों की संख्या निकालने का तरीका भी सीख लिया था। आज हम चक्रीय ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो आज हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट थ्योरम देखो। देखो फर्स्ट कथन देखो पहले, यानी स्टेटमेंट। ये जरूरी है, जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तब तक थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ नहीं करोगे तो उसको याद करोगे, और याद करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम्स ही है जो आगे में कभी आगे कोई तैयारी करोगे उसमें थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद रखना भी जरूरी है कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो लिखो, यदि A बिलोंग टू G, चक्रीय समूह G का, यदि A बिलोंग टू D चक्रीय समूह G का जनक अवयव है, यदि A बिलोंग टू D चक्रीय समूह G का जनक अवयव है, तब A इनवर्स B G का जनक अवयव होगा। क्या बताना है? यदि A जो है वो G का चक्रीय समूह G का जनक अवयव है। A क्या है? चक्रीय समूह G का जनक अवयव है। तो मैंने बताया था तस्मक अवयव कभी जनक अवयव नहीं होता। अब आगे इसको क्या करना है, तो A का प्रतिलोम अवयव A इनवर्स B G का जनक अवयव होगा। ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ देखो, सबसे पहले वो लिखेंगे वो देखो, माना G एक चक्रीय समूह है तथा A G का जनक अवयव है तथा A G का जनक अवयव है, तो चक्रीय समूह G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जाता है। क्या बोला? देखो डेफिनेशन यूज कर लिया। तो सिर्फ सिंपल ये लिखना होता है। देखते ना 10th क्लास में भी, 10th क्लास में थ्योरम प्रूव करते तो मैं लिखते थे गिवन दिया हुआ है, वही ऐसे लिखा है। माना G एक चक्रीय समूह है तथा A G का जनक अवयव है, तो चक्रीय समूह G के प्रत्येक अवयव
अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जाता है। आगे समझिए, आगे देखो, अब मैंने माना, देखो अब मेरे को पता है कि जी के प्रत्येक अवयव को ए की घात के रूप में दर्शा सकता हूँ, तो मैं एक एलिमेंट ले लूंगा, माना कि एक्स कोई एलिमेंट है जी में, ठीक है, क्योंकि मुझे यही पता है कि एक्स कोई एलिमेंट है जी में, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स को मैं ए की किसी घात के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, जहां एन क्या है, नेचुरल नंबर है ना, क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव आ जाएगी, इंटीजर्स, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, e की पावर -1 e की पावर -2 भी दिखा सकते हैं। तो क्या हो गया, माना x g में, क्योंकि x g में ना, तो इस x को मैं a की किसी भी घात के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, मैंने पावर एन कर दिया। आगे देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू a की पावर -1 और उसकी पावर -n, देखो माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1, अभी वही बात चल रही है, x g का एलिमेंट है, ठीक है, और x को मैंने a इनवर्स की किसी घात की फॉर्म में दिखा दिया, x किसका एलिमेंट है, g का, और x को मैंने a इनवर्स की घात की फॉर्म में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब n जो है z में है, -n भी z में होगा, इसका मतलब क्या, g का प्रत्येक अवयव, g का प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। अतः चक्रीय समूह जी का जनक अवयव ए इनवर्स बी होगा, हेंस प्रूफ। आया समझ में? देखो दोबारा रिपीट करो, बताता हूँ क्या बोला उसने, यदि ए जी चक्रीय ग्रुप समूह है जी में ए जो है वो उसका जनक अवयव है, तो हमें सिद्ध करना है कि उस ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स बी जी का जनक अवयव होगा। देखो प्रूफ पहले लिख दिया, जो दिया हुआ, माना जी एक चक्रीय समूह है, ए जी का जनक अवयव है, तो चक्रीय समूह जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जाता है। क्यों? डेफिनेशन चक्रीय रूप में, ठीक है। अब मुझे ए इनवर्स की फॉर्म में दिखाना है, माना x का एलिमेंट है जी का, यदि x जी का एलिमेंट है तो मैं x को a की किसी भी पूर्णांक घात के रूप में दिखा सकता हूँ, तो x इक्वल टू a की पावर n का z यानी इंटीजर, माइनस पावर में दिखा सकते हैं, यानी प्लस में भी दिखा, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू a की पावर -1 की पावर -n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एंड n हो जाएगा। अब देखो ये x किसका एलिमेंट था, g का, x को मैंने a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में दिखा दिया, x g का एलिमेंट था, और ये तो है नहीं कि किसी चक्रीय ग्रुप में एक ही जनक दोनों होता है, कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 200, 800, कल फाइंड भी किए फिफ्थ क्लास में, ठीक है। यहाँ पे एक ही इनवर्स है, इसकी पावर -1, यानी कि मैंने x को a इनवर्स की -1 की फॉर्म में लिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, a इनवर्स भी क्या हो गया, चक्रीय समूह का जनक अवयव हो गया, वो मैंने लिख दिया। जी का प्रत्येक अवयव को
ए इनवर्स की घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। अतः चक्रीय समूह जी का जनक अवयव ए इनवर्स बी होगा। हो गया इसको। अगली शर्त देखो, इसकी छोटी छोटी शर्तों में काम की बोल है, ठीक है, लॉजिकल शर्तों में इसकी आती है। देखो अगली शर्त कथन देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय समूह, प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली समूह होता है। ये बताना है, क्या बताना है, प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली समूह होता है। ठीक है, चक्रीय समूह की अगर कोई प्रूफ करने की वो आबेली समूह होता है। आबेली के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वो चेक करना है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब देखो वही लिखेंगे पहले प्रूफ। देखो प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे, पहले वो लिखेंगे माना जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए बिलोंग टू जी, जी का जनक अवयव है। अतः जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। आया समझ में? क्या लिखा, माना जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए बिलोंग टू जी, जी का जनक अवयव है। अतः जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब हम लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय समूह जी आबेली समूह है। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय समूह जी आबेली समूह है। ठीक है, जिसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, जहां पर सदैव पी और क्यू क्या है, जी के एलिमेंट। क्या प्रूव करना है, पी क्यू और क्यू पी सदैव पी और क्यू किसके एलिमेंट है, जी के। ये प्रूव करना है। देखो देखो अब देखो, माना पी और क्यू जी के एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू जी के एलिमेंट है तो पी को मैं कैसे लिख सकता हूं,
ए की पावर एम की फॉर्म में, चक्रीय समूह है वो। पी और क्यू क्या है, जी के एलिमेंट है, क्योंकि पी और क्यू जी के एलिमेंट है। पी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम, और क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर एम। अब मैं ले लूंगा सिर्फ पी क्यू को, फिर उसे क्यू पी लिखे होंगे। देखो पी क्यू ले लिया मैंने, इसका मतलब हो गया ए की पावर एम और ए की पावर एम ले लिया। आगे देखो पी क्यू इक्वल टू मैंने लिख दिया ए की पावर एम प्लस एन। आगे अब देखो पी क्यू, इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, प्लस में 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखूंगा, देखो ए की पावर एन प्लस एन लिख दिया। दोबारा समझते देखो, मैंने दो एलिमेंट ले लिए पी और क्यू जी के अंदर, क्योंकि पी और क्यू जी के अंदर है और ए जो है वो जी का जनक अवयव है। तो बस पी और क्यू को ए की पावर एम और ए की पावर एन, मतलब ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शा सकता हूँ। पढ़ रखा है ना ये चक्रीय समूह की परिभाषा, उससे साफ हो जाएगी वो चक्रीय समूह। अब मैंने क्या दिया, इधर वाला पार्ट ले लिया, इससे ये लिखा पी क्यू ले लिया, पी क्यू यानी ए की पावर एम, ए की पावर एम, बेस 7 पावर ऐड हो गई। एडिशन में चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख लिया। अब वापस अलग अलग कर दूंगा, ए की पावर एम, ए की पावर एम, पी क्यू बराबर आ गया क्यू पी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः चक्रीय समूह जी ए आवेगी समूह बी है। ये हो गया, समझ में आइए, ये हो गया। ये देख लो, ये जरूर होगी सेकंड इसकी, ठीक है, इसकी चोट ले लो, ठीक है, इसको आराम से पढ़ना, आगे आगे समझ में, ठीक है, आगे जरूर देखो। देखो अगला देखो, ये बहुत मतलब अच्छी थ्योरम है, मतलब बार बार पूछी जाती है और लेनी जरूरी है। देखो स्टेटमेंट देखो इसका, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो परिमित यानी डेफिनेट, परिमित चक्रीय समूह, परिमित चक्रीय समूह की कोटि यानी कि ऑर्डर, उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। क्या बोला, देखो परिमित चक्रीय समूह, परिमित मतलब इसमें डेफिनेट एलिमेंट है, मुझे पता है कितने एलिमेंट है, 4, 5, 10, लाख, करोड़, पता है मुझे, ऐसे नहीं डिफिनेटिव बोलते। चक्रीय समूह की कोटि मतलब चक्रीय समूह की जो कोटि आएगी, कोटि यानी ऑर्डर, चक्रीय समूह पूरे समूह की बात करें, समूह की बात करें तो मैक्सिमम कोटि यानी मैक्सिमम ऑर्डर लेना है, की कोटि, चक्रीय समूह की कोटि, उसके जनक अवयव, जो भी इसका जनक अवयव होगा उसकी कोटि के बराबर होगी, मतलब कि जो इसका जनक अवयव होगा उसकी जो ऑर्डर होगा वो मैक्सिमम होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट होगा
उसका जो ऑर्डर होगा वो तो यहाँ से कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये समझ में प्रूफ देखो, समझ में है क्या? ये चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी ऑर्डर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसने बोला कि वो जनक अवयव होगा, उसकी जो ऑर्डर होगा वो मैक्सिमम हो सकता है। बाकी जो एलिमेंट होगी उसकी जो ऑर्डर होगा या तो वो इसके इक्वल हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये अपन ने पढ़ रखा है किसमें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स। देखो प्रूफ देखो, वही पहले सब डेफिनेशन लिखेंगे। माना जी एक परिमित चक्रीय समूह है तथा माना ए बिलोंग टू जी, जी का जनक अवयव है, अतः चक्रीय समूह जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में, अतः चक्रीय समूह जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो जनक अवयव है ए, उसकी जो ऑर्डर होगी यानी इसकी जो कोटि होगी वो इक्वल होगी चक्रीय ग्रुप के ऑर्डर की। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो जनक अवयव ए है उसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा चक्रीय समूह के ऑर्डर के। आगे देखो, आगे देखो, क्योंकि ए बिलोंग करता है जी में, तो इसका मतलब ए यानी कि ए स्क्वायर वो बिलोंग करेगा जी में, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर ए यानी कि ए क्यूब वो बिलोंग करेगा जी में, ऐसे चलती रहेंगी। ए की पावर n माइनस 1 वो भी जी में बिलोंग करेगा, और ए की पावर n वो भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हम पढ़ रखे पहले। यदि ए जी में बिलोंग करता है तो ए यानी ए स्क्वायर भी जी में होगा, ए स्क्वायर ए यानी ए क्यूब भी जी में होगा, ए की पावर n माइनस 1 वो भी क्या होगा, जी में होगा। अब ये ऐसे कंटिन्यू कर देना, तुमने कोई ग्रुप बना लिया 1 2 2 3, और तुम लिख लोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो इसमें है ही, ऐसे भी होता है, ठीक है। जनक अवयव की बात कर रहे हैं पहली बात। दूसरी बात संक्रिया भी देखिए, क्या देखिए, संक्रिया भी देखिए, ठीक है ना। संक्रिया के बाद में देखते हो, याद आ गया मुझे। देखो क्योंकि ए जी में ए स्क्वायर जी में होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब भी जी में होगा, ए एन माइनस 1 वो भी जी में होगा, ए एन भी जी में होगा। अब इसमें तो इनडेफिनिट एलिमेंट आ गया, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, परिमित बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या मालूम है, माना h इक्वल टू a1 a
स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड ए की पावर n माइनस 1 और ए की पावर n। ये क्या है? परिमित चक्रीय समूह। क्या मान लिया मैंने? माना h इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड ए n माइनस 1 कॉमा ए n परिमित चक्रीय समूह। जी का एक सबसेट दे दिया मैंने और माना कि ऑर्डर ऑफ ए वो क्या है? n। ऑर्डर ऑफ ए क्या मान लिया? n। इसको मान लिया, इसको फिर मुझे इसको भी n की इक्वल लिखना है। तो क्या हो जाएगा? a की पावर n हो जाएगा e। a की पावर n क्या हो जाएगा? e, जो कि क्या है? तत्सम अवयव है। क्या है? a की पावर n इक्वल टू e हो गया। कोटि की परिभाषा में e क्या है? तत्सम अवयव। जब वापस में h को लिखूंगा ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड ए n माइनस 1 और ए एन यहाँ पे क्या है? e। यानी कि जो h है ना इसमें तत्सम अवयव विद्यमान है ना? तत्सम अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो जाएगा। ठीक है ना? ये बनाए तो ये अपने आप क्या हो गई? परिमित चक्रीय समूह है। आगे आने समझ में ध्यान से प्रश्न स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे समझेंगे। ले लिया? दोबारा देख लो एक बार। ये तो सबको डेफिनेशन लिखी थी, फिर क्या करना है? इसके जनक अवयव की जो कोटि होगी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ उसके चक्रीय समूह। देखो क्योंकि ए जी में ए स्क्वायर भी जी में होगा, ए क्यूब भी जी में होगा, ए की पावर n माइनस 1 जी में होगी, ए की पावर n जी में होगा। ये हो गए इनफिनिट वो एलिमेंट्स। मुझे देना फाइनाइट एलिमेंट। मैंने क्या किया? एच जी का सबसेट बना दिया। ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड ए n माइनस 1 ए परिमित चक्रीय समूह। ठीक है? ऑर्डर ऑफ ए मुझे पता है n मान लिया, मानना ही है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n। इसका मतलब a की पावर n इक्वल हो जाएगा e ऑर्डर की डेफिनेशन से। इसका मतलब a की पावर n दिख रहा है, इसके जगह में क्या रखूंगा? e। इसका मतलब इसमें तत्सम अवयव विद्यमान है, ये समूह हो गया। यहाँ तक आ गया? आगे देखो, देखो हमारे पास h है। h क्या था? ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड ए n माइनस 1 ए n जो कि e है। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसके कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। यदि एलिमेंट सेम हो गए तो मान लो दो एलिमेंट सेम हो गए, ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। एक तो पहले प्रूव करेंगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है? तो सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि H के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। क्या सिद्ध करेंगे? सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि H के सभी अवयव क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? ये प्रूव करना है तो उल्टा मान लेंगे। यदि संभव है तो माना, क्या माना? कि ए आई कोई एलिमेंट है आई नंबर का इक्वल है ए जे की, जबकि आई और जे वो दोनों नॉट इक्वल है। क्या मान लिया? एक तो आई नंबर का एलिमेंट है और एक आगे जाके जे नंबर का एलिमेंट है, वो दोनों आपस में इक्वल है। ये इक्वल नहीं पाओगे। ठीक है? तब प्रूव करेंगे। ये मान लिया, उसको गलत साबित करेंगे। ठीक है?
आई और जे जो है ना वो 1 2 3 डेज एंड तक कुछ भी हो सकता है। आगे समझ। अब देखो इसको करेंगे हम गलत साबित। देखो चूंकि ए आई इक्वल टू ए जे है तो मैं क्या बोलूँगा ए आई माइनस जे ए जे माइनस जे दोनों तरफ नीचे संक्रिय कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोनों तरफ नीचे संक्रिय। इसका मतलब क्या हो गया देखो ए आई माइनस जे इक्वल टू ए की पावर 0 और मैंने बता दिया था ए की पावर 0 जो होता है वो हमेशा ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं ए की पावर 0 को ई। ये मैं तुम्हारे को बता दिया था ठीक है ना। ए की पावर 0 को दोनों लिखते हैं ए की पावर 0 है ना ये ठीक है। ए की पावर 0 को लिखेंगे 0। यहाँ पे ए की पावर 0 को मत कर देना। देखो ए की पावर 0 का मतलब क्या है फर्स्ट एलिमेंट 0 ठीक है ना। यहाँ पावर 1 मत कर देना। क्या हो जाएगा यहाँ ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे और यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या है जी। ये चीज समझ में इसलिए क्या बोला देखो दोबारा समझिए यहाँ से। यदि संभव हो तो माना कि इसका कोई ए आई एलिमेंट है वो इक्वल है उसके किसी ए जे एलिमेंट की और ए आई और जे इक्वल नहीं। मान लो आई और जे यहाँ आ रहे हैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए है और जे वाला यहाँ पे आ रहा है ए जे है ना। ये दोनों एलिमेंट इक्वल है मगर पावर ये इक्वल नहीं जाने और ये आई और जे क्या 1 2 3 4 एन तक हो सकता है। यहाँ पे समझो देखो ए आई इक्वल टू ले लिया ए जे मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया। जे में से जे क्या 0 बचा बेस है मैं पावर इक्वल कर दूंगा कर दिया। इससे क्या है देखो आई इक्वल टू जी आ गया जबकि यहाँ पे क्या है आई नॉट इक्वल टू क्या है जी है। यहाँ पे क्या है ये ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू ए की पावर 0 पावर बेस है में पावर इक्वल होगी जे उधर जाएगा तो आई क्या आ गया जी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया इसके खिलाफ हो गई। अतः क्या लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। क्या लिखेंगे अतः समझ में आया ना। ए आई ये एलिमेंट है ए जे ये एलिमेंट है दोनों को इक्वल मान लिया। प्रूफ क्या करना है कि इक्वल नहीं होता कोई भी जबकि आई और जे इक्वल नहीं है। सॉल्व किया तो आई और जे इक्वल आ गया गलत आ गया तो हमने माना वो गलत हो गया। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः समूह एच के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। अतः समूह एच के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है तथा अवयव संख्या एन परिमित है। हमने क्या माना था इसके दो एलिमेंट इक्वल है हमारी कल्पना असत्य होगी परिकल्पना असत्य होगी। अतः समूह एच के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है प्रूफ करना था तथा अवयवों की संख्या एन जो है ना वो परिमित है। हो गया यहाँ पे समझ। अब हमारे को प्रूफ करना है आगे क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगी ऑर्डर ऑफ बी के। इस चीज जो मेन चीज है वो प्रूफ करनी है ठीक है। वो देखो आगे
अब यहाँ मुझे प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ जी के, जबकि हम ग्रुप क्या लेते हैं एच, तो पहले मुझे एच को जी के इक्वल बताना पड़ेगा, तो उसके बाद हम आगे प्रूफ करेंगे। देखो अब हम सिद्ध करेंगे कि एच इक्वल है जी के, एच इक्वल आ जाएगा जी के, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और स्पष्ट है कि ये देखो एच के जो एलिमेंट है ना वो सारे के सारे जी में थे, इसका मतलब स्पष्ट है कि एच जो है वो सबसेट है किसका, जी का। आया ना, अरे एच जो लिया था मैंने वो जी में से तो लिया था, इसलिए एच किसका सबसेट है, जी का। एच को क्यों लिया था, रीजन ये था कि जी में जो अपरिमित होते एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की काउंटिंग हुई, एच जिसने ले लिया वो परिमित हो गया, बोला भी क्या इसने, परिमित। अब मैं यदि एच को जी के इक्वल बता दूंगा, एच क्या है, परिमित है, जी भी क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, इसलिए हम इक्वल बता रहे हैं। ठीक है, देखो स्पष्ट है कि एच क्या है, जी का सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट जी में से लिए। अब उल्टा भी प्रूव करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि जी सबसेट है एच का। क्या प्रूव करेंगे, जी सबसेट है एच का। देखो इधर देखो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, माना ए एस एलिमेंट है जी का, क्या ले लिया। अब मेरे को जी को सबसेट बताना है एच का, तो मैं जी का एलिमेंट लूंगा, माना ए की पावर एस, क्योंकि ए क्या है, जनक अवयव है, बाकी जो भी सारे एलिमेंट है वो ए की पावर की फॉर्म में है। ठीक है, देखो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर आई, ए की पावर जी, ए की पावर एन माइनस 1, ए की पावर एन, सारे एलिमेंट के ए की पावर की फॉर्म में। ठीक है, देखो तो ये भी मैंने ऐसे लिया, ए की पावर एस बिलोंग करता है जी में, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ए की पावर एस बिलोंग करता है जी में, तो ए की पावर एस जो है वो बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, क्यों, एच सबसेट है जी का। ठीक, आगे देखो, यदि देखो यहाँ तक आगे समझो, इसको यहीं पे करते हैं, ठीक है ना, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, तो उसके बाद देखते रहो। ठीक है, ले लिया, इधर ही देखो उसको ना, यहाँ पे करते हैं। अब माना ए की पावर एच जो है, पहले एच वाला प्रोसेस पर लिख लेते हैं ना, ये तो प्रूफ हो गया था कि एच जो है वो सबसेट है जी का, इसको नंबर डाल दो फर्स्ट, फिर उसके बाद एच बनाया था हमने ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 ग्रेटेड एस, ए की पावर आई ग्रेटेड एस, ए की पावर जे ग्रेटेड एस, ए की पावर n माइनस 1 एस नहीं आएगा ए यानी कि, और इन्हीं के बीच में एलिमेंट जैसे ए एस। ठीक है, देखो अब माना ए एच जो है वो किसमें, जी में बिलोंग करता है, ए एस किसमें बिलोंग करता है, जी में, एच जी का सबसेट है, तो ए एस किसमें बिलोंग करेगा, एच में करेगा। यदि समझना, देखो बात, ए एस बिलोंग करता है जी में, तो ए एस एच में बिलोंग करेगा, कब करेगा, यदि एच जो है वो छोटा है बराबर का नहीं,
देखो ये सारे एलिमेंट किसमें आ रहे हैं, एच में आ रहे हैं। यदि ए की पावर एन है, यदि एस एन से छोटा होगा तो इससे पहले आएगा एस, इससे आगे भी एलिमेंट चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि आगे एलिमेंट नहीं चल रहा, आगे भी एलिमेंट चल रहा है। यदि मान लो ये एस तो एक ही बनाया था मैंने, बनाया था ना, जी आगे तक जाता, जी क्या जाता आगे तक। यदि जो ये ए की पावर एस है वो एन के बाद में होता, एन के बाद में होता तो वो एच का एलिमेंट होता क्या, नहीं होता। वो एन से पहले है तो वो एच का एलिमेंट हुआ नहीं हो गया, वही निकालिए। ए की पावर एस जी का एलिमेंट है, ठीक है, तो ए की पावर एस एच का एलिमेंट भी होगा, ए की पावर एस एच का एलिमेंट भी होगा। कब होगा, यदि एच जो है वो यहाँ पे से छोटा होगा या एन के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे यहाँ इस नंबर पे आएगा या से छोटे के नंबर पे आएगा। तो देखो एच के अंदर तो आ गया, तो ए एस एच के अंदर होगा, आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जी जो है वो सबसे हो जाएगा इसका एच का। और जब ए एस जी पे है और मैंने ए एस को एच ही बता दिया इस कंडीशन में, मतलब कि ए एन आ रहा है तो उससे पहले आ जाएगी ए एस, तो एच भी तो आ गया, इसका मतलब जी जो है वो सबसेट हो गया एच, आ गया। सेकंड देखो, अब सेकंड कंडीशन लगा लेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड माना, ठीक है, कि ए एस है ना, ए एस बिलोंग करता है जी में तथा एस जो है वो बड़ा है एन से, एस क्या है बड़ा है एन से, मतलब ए की पावर एस है ना, ये ए की पावर एक्स यहाँ पे ना आकर, यहाँ पे ना आकर आगे कहीं पे आ रहा है, तो एच में तो वही ना, वो जी के अंदर हुआ, किसके अंदर हुआ, जी के अंदर। एस बड़ा है एन से, और अब देखो एस बड़ा है एन से तो वही लगाएंगे भाग कलन विधि, पहले भी क्या था ना, भाग कलन विधि। क्या ले लेंगे, एस इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है जीरो के और लेस देन इक्वल है एन के, ठीक है। जब भी एस एन से बड़ा आ गया इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, भाग कलन में करूँगा। आर बड़ा है इक्वल है जीरो के और छोटा और इक्वल है एन के, ठीक है। और क्यू और आर क्या है, पूर्णांक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो अब देखिए, ए की पावर एस मैंने देखी, ए की पावर एस, अब उसको मेरे को एच में दिखाना है। देखो ए की पावर एक्स क्या लिखा, ए की पावर एस है ना, उसके लिए ग्रुप में एन क्यू प्लस है, आई थी समझ में। ये जी में था तो मुझे एच में दिखाने कैसे फिर, कंडीशन ये वाली है, लेस देन के तो इधर ही आ रहा था, वो तो अपने आप में गया। अब ग्रेटर देन के लिए एस एन से बड़ा है, मतलब एन के आगे का एलिमेंट है, वो तो जी में चला गया, जी में तो हमने माना ही है, इसमें दिखाना एच में दिखाना। भाग कलन विधि, एच बड़ा है एन से, इक्वल करने के लिए क्या होगा, एस इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आर जो है छोटा है बराबर होना चाहिए एन के और बड़ा होना चाहिए जीरो से, डिविजन से छोटा होना चाहिए, जीरो से बड़ा है, जीरो के इक्वल होना चाहिए। आगे देखो, मैंने लिया ए की पावर एस जो कि जी में, एस की जगह मैंने रख दिया एन क्यू प्लस आर, रख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, इसको आगे करूँगा तो देखो ए की पावर एस, इसको दूंगा ए की पावर एन क्यू, फिर ए की पावर आर, क्या लिखा, ए की पावर एस इक्वल टू ए की पावर एन क्यू और आर को भी ए की पावर के अलग में ले लिया, पावर थी ना इनको अलग अलग कर लिया, ए की पावर एन क्यू और ए की पावर आ गया। देखो ए की पावर एन ई की पावर क्यू और ए की पावर आर, इसका मतलब हो गया ए की पावर एस इक्वल ए की पावर क्यू ई ए की पावर आर। आई थी समझ में, आगे देखो,
आगे देखो, ई से कोई मतलब नहीं होता, तो ए की पावर एस इक्वल टू ए की पावर आर। क्या आ गया? ए की पावर एस इक्वल टू ए की पावर आर। अब ये कब पॉसिबल है? बताओ कब पॉसिबल है? अरे ए की पावर एस है वो इक्वल आ गया ए की पावर आर के, ठीक है। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, पावर इक्वल होगी तो आर को देखो, आर एन से छोटा या बराबर है, तो एस भी क्या होगा? एन से छोटा या बराबर होगा। होगा नहीं होगा ना? वही तो बात आ गई, ये जो लिया ना वो गलत हो गया, ठीक है। तो क्या लिखो, देखो ये मुझे पता है, इधर तो समझना, देखो एक चीज आराम से समझना है ना, यहाँ तक समझ में आई क्या? ए की पावर आर की बात हो रही है, आर क्या है? एन से छोटा है, आर क्या है? एन से छोटा है, आर एन से छोटा है, तो ए की पावर आर होगी वो ए की पावर एन से इधर ही आएगी, समझना देखो। आर क्या है? एन से छोटा या बराबर है, तो ए की पावर आर जो होगा वो इससे इधर कहीं पे आएगा, मतलब मान लो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि एन से छोटा या बराबर है, ये भी हो सकता है ना, इससे कम आएगा। और ये ए की पावर आर किसके इक्वल है? ए की पावर एस के, मतलब ए की पावर एस भी इक्वल है। इसका मतलब ए की पावर एस एच के अंदर आ रहा है, आ रहा है तो अतः दिख रहा है यहाँ पे, अतः ए की पावर है आर जो है गुण करती है एच में, तो ए की पावर एच किस में बिलोंग करेगा? एच में, है समझे? ए की पावर आर एच में बिलोंग करता है, तो ए की पावर एच किस में बिलोंग करेगा? एच में। इसका मतलब क्या हो गया? एच जी जो है ये ए की पावर एच में किस में माना था? जी में, किस में माना था? जी में। इसका मतलब हो गया जी जो है वो सबसे हो गया एच। देखो तीनों कंडीशन ये प्रूफ हो गया है, यदि एस छोटा या बराबर हो एन के लिए तो जी सबसेट है एच का, यदि एच बड़ा हो एन से तो भी जी सबसेट है एच का, है नहीं ये बात तो, है ना? इसका मतलब कि दोनों के लिए हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ ना, इसका मतलब क्या हो गया? जी सबसेट हो गया एच का, ये नंबर आ गया सेकंड। आगे समझिए, देखो अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, इधर देखो समीकरण 1 व 2 से एच सबसेट है जी का एंड जी सबसेट है एच का, तो इसका मतलब क्या हो गया? एच इक्वल हो गया जी के। आगे आगे समझते, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूंगा, अब देखो H में कितने एलिमेंट है? n। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H कितना हो गया? n, ठीक है। और H इक्वल आ गया जी के, ऑर्डर ऑफ H भी इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के, वो भी कितना हो गया? n। और हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए वो भी कितना है? n। ऑर्डर ऑफ ए भी कितना है? n। इसका मतलब देखो ऑर्डर ऑफ ए भी n हो गया, ऑर्डर ऑफ जी भी n हो गया, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ गया ऑर्डर ऑफ जी के, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं वापस समझाता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए देखो दोबारा सुनो, हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के। अब जी क्या था? एक अपरिमित शब्द वो था समूह, और हमें चाहिए परिमित, मैंने एक एच समूह लिया परिमित,
ये समूह बनाया मैंने परिमित, तो एच तो जी का सबसेट होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि परिमित समूह। पहली कंडीशन ये बनी। दूसरी समझो, माना अब उल्टा जी एच का सबसेट होगा, ये बता। देखो माना ए की पावर एस जी का कोई एलिमेंट है, तो ए की पावर एस एच का भी एलिमेंट होगा यदि एस जो है वो एन से छोटा होगा या बराबर होगा। एस यदि एन से छोटा होगा तो ए की पावर एस वो भी क्या होगा, इससे पहले आ जाएगा ए की पावर एस या इसके साथ होगा। ये चीज है, यदि एस इक्वल छोटा होगा ना एन से, तो ए की पावर एस है ना वो भी एन से पहले कहीं आ जाएगा, वो एच में आ गया। और यदि इक्वल भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो भी एच में आ गया। एन एच में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए एस जो है वो एच में भी हो गया। ये चीज समझ में, एस छोटा होगा एन से तो ए एस ए एन से पहले आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा ए एन से, ए एन से पहले आ जाएगा तो ए एस अपने आप एच में हो गया। यदि एस इक्वल होगा एन के, एस इक्वल होगा एन के, तो यहाँ पे आएगा ए एस यहाँ पे भी आ गया, तो भी एच का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, जी जो है वो सबसेट हो गया एच का, इस कंडीशन के लिए। मगर ये उल्टी कंडीशन हो रही है, उसको भी प्रूव करना पड़ेगा। देखो माना ए की पावर एस जी में, कंडीशन क्या है कि अब एस बड़ा है एन से, क्या है, एस बड़ा है एन से। देखो जी क्या सबसेट बनेगा, तो जी ऐसे बनेगा, मतलब ये कहना ऐसे चाहता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर डे ए एन माइनस वन ए एन फिर डे ये ई हो गया, फिर आगे चल के डे ए की पावर है, ये आगे की टर्म है, ऐसे कहते हैं। और एच वाला जो रूट है वो यही है। अभी तो मुझे यही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये ए एस है ना जी में है, एच में नहीं है। मैं इसको ऊपर गलत साबित कर दिया, ये एच में भी ही बता। देखो एस बड़ा है एन से, तो जब एस बड़ा है एन से तो बराबर करने के लिए भाग गलत विधि काम करेगी। एस इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। मुझे ए एस को एच में दिखाना है, इधर लिखे मैंने ए एस ले लिया। ए एस इक्वल टू ए की पावर एस की जगह मैंने क्या रख दिया, एन क्यू प्लस आर रख दिया। आगे यहाँ पे समझ में अलग अलग कर दिया, ए की पावर एन की पावर क्यू और ए की पावर आर लिख दिए यहाँ तक। आगे देखो ए की पावर एस, ये तो चलेगा इधर, इधर देखो ए की पावर एन, ए की पावर एन ऑर्डर ऑफ ए, तो ए की पावर एन ई, यहाँ पे आ गया ई की पावर क्यू, ई की पावर आर, ई की पावर क्यू ई होता है, ई का ए की पावर आर से संक्रिया गई तो ए की पावर आर आ गया। आर होता है रिमाइंडर, आर क्या होता है रिमाइंडर, आर रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, यानी एन से, एन से क्या होता है छोटा है बड़ा। जब आर छोटा है तो ए आर जो है वो एन वर्स टर्म से पहले आएगा, और ए आर किसके इक्वल है, ए एस की, तो वो भी ए एन से पहले आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ए एस जो है वो एच के अंदर हो गया, हुआ नहीं हुआ। जब ए आर एच में हो गया तो ए एस भी किसमें हो गया, एच में हो गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब मैंने ए एस जी में माना था, यहाँ पे ए एस किसमें आ गया, एच में आ गया, इसका मतलब जी सबसेट हो गया एच का। दोनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो गई, क्या जी सबसेट हो गया एच का, तो मेरे पास क्या बन गया कि जी सबसेट हो गया एच का, ये सेकंड इक्वेशन। समीकरण 1 व 2 से एच सबसेट है जी का, जी सबसेट है एच का, इसका मतलब एच इक्वल हो जी है। आगे समझिए, अब आगे देखो इस, और एच में कितने एलिमेंट है एन, तो ऑर्डर ऑफ एच में कितना हो गया एन, एच और जी इक्वल है तो इनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे, ओ एच इक्वल हो गया ओ जी के इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ जी एन आ गया। ये हमने मान लिया था ऑर्डर ऑफ ए कितना है एन, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है इक्वल, ये प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी की। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेंथी भी है और वर्टिकल भी है, ऐसी जरूरत आती है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे चक्रीय समूह की जो थ्योरम्स है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जो मैंने आज कराई है चक्रीय समूह की उनको देखना, और ये चीज़ें जो है ना तुम स्टार्टिंग क्लास से रेगुलर देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। बीच में से कोई भी क्लास उठा के देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से ऐड हो रही है, ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए हमारे लिए। तो चक्रीय ग्रुप की बाकी जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।